लगने लगी और एकदम फीवर हो गया। फिर मैंने मैसेज ऐसा मैं आ नहीं पाऊंगा। Good morning to everyone. Welcome to the class. Morning. So how you all? Fine? Great. So mark your attendance. The students who are attending class online. So we have completed USA, Russia, and the last what we have done? Russia, na? ठीक है, चलिए. So now we will start India, UK, United Kingdom. ठीक है, और इसके बारे में historical background, you all know about the historical background, or you will also come to learn in modern history about the India and UK historical part. So what is the historical perspective of this relations India UK? क्या हिस्ट्री है इनकी? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, कब बनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? चार्टर्ड 1600, राइट? सो बाकी डिटेल आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही मॉडर्न, तो इसके हम वी आर नॉट गोइंग टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बिकॉज इन हिस्ट्री यू विल लर्न अबाउट डिटेल्स, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एवरीथिंग पॉलिसी. ठीक है, सॉरी. So let's start discussing from after independence the relations between India and UK. Currently, mostly based on current basis. ठीक है. So this is a UK, a map of UK. ठीक है. So अगर हम UK को देखें तो UK is not a single country. Rather, UK is a combination of. और अगर हम UK की बात करें, United Kingdom. Is it visible or should I change the color? Change कर दूं? Red कर देता हूं. नहीं? Now? नहीं? इसे भी चेंज करो? It's okay ना? ठीक है, चलिए. और फ्लैप ऊपर कर दीजिए ना, तो ठंड नहीं लगेगी फिर. नहीं 25 ही रखिए. 16 के बाद फिर 10 मिनट बाद फिर होगा कि फिर सर बंद कर दो. टेम्परेचर 25 रूम टेम्परेचर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूके ना, तो व्हाट यूके इज कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्रिटेन. UK is a combinations of Britain, right? Now Britain means when we talk about the Britain, we are talking about the England, talking about the Wales and Scotland. तो ये जो तीन आइलैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? ब्रिटेन बनता है, राइट? और जब इस ब्रिटेन में हम अगर इफ वी ऐड द ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आइलैंड, if we add a northern island into the Britain, right, North Island, so this forms an United Kingdom. समझ गए? तो यूनाइटेड किंगडम की हम जब भी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं एज ए होल? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं? नहीं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के कॉम्बिनेशंस को हम ब्रिटेन बोलते हैं. और जब इस ब्रिटेन में अगर हमने नॉर्दर्न आइलैंड ऐड कर दिया तो फिर वो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम. फिर वो यूके का फॉर्म होता है. तो हम जब भी यूके की बात करते हैं हम बात करते हैं ब्रिटेन प्लस
नॉर्दर्न आइलैंड, नॉट होल आइलैंड, रादर ओनली नॉर्दर्न आइलैंड. ये जो येलो मार्क में आपको दिख रहा है ना, दिस इज नॉर्दर्न आइलैंड एंड दिस फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? जल्दी जल्दी आइए. ठीक है. हाँ बोलिए. नहीं, नॉर्दर्न आइलैंड शुरू से रहा है, लेकिन जो पूरा आइलैंड है ना, ये दिस वन, ये पार्ट नहीं है इसका. हाँ, दिस वन. इज इट क्लियर? ठीक. तो हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो फिर इसकी बात कर रहे हैं ना हम. वी आर स्टडिंग द रिलेशंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया. तो जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड को हटा लेंगे तो इट इज ब्रिटेन. तो ब्रिटेन 3 स्टेट से मिलकर बनती है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स. दिस इज नोन एज ए ब्रिटेन. जब हम ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड को ऐड कर देंगे तो दिस ऑल कॉम्बिनेशंस विल कम टू नोन एज एन यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम बोलते हैं. उत्तराखंड नहीं, इंडिया में भी एक यूके है, उत्तराखंड, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द उत्तराखंड. इज इट क्लियर? ठीक है. और फिर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इट्स एन हिस्ट्री पार्ट, सो यू विल लर्न इन डिटेल. एनी डाउट? क्लियर? चलिए, सो राइट, स्टार्ट राइटिंग. Relations between India and United Kingdom. India and UK met MET in Bali. Bali is in Indonesia. On the sideline of G20 summit, India and UK, Prime Ministers of India and UK met on the sideline, met on Bali on the sideline of G20 summit in 2022, November 2022, and carried out detailed discussion to boost trade between the two countries. To boost trade between the two countries. Next point. In 2021, India and UK jointly launched. In 2021, India and UK jointly launched. Inverted comma में लिखेंगे. Write down in the inverted comma. One sun, SUN. One sun, comma. हाँ, sun, comma. One world. One world, comma. One greed. One sun, one world, one greed. This is an abbreviation जो आपने लिखा है. One sun, SUN, one world, one greed, GRID, greed. ठीक है. Inverted comma close. ये आप इसका लिख लीजिए. Right. Now program. One sun, one world, one grid program, and the infrastructure for resilient Iceland states. Resilient infrastructure for resilient, RESILIENT, resilient Iceland, ISLAND, island
resilient island and island states, not an island states, resilient island state. So it is infrastructure resilient island state. So they have launched a 2 program. One is one sun, one world, one grid, and infrastructure resilient island states. Right? Next point. लिखिए next point. The one sun, one world, one grid OWOG program is a part of International Solar Alliance. One sun, one world, one grid OSOWOG program is a part of International Solar Alliance. इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट. इंडिया जो किसके साथ, फ्रांस के साथ मिलकर के इंडियन सोलर अलायंस बनाया था और उसका हेड ऑफिस कहां पर है, गुरुग्राम. ठीक है. दिस इज OSOWOG and IRIS and IRIS is Infrastructure Resilient Island States. IRIS is a part of Coalition for Disaster Relief Infrastructure. Is a part of Coalition, COALITION, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Disaster Resilient Infrastructure. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. in March 2023 under G20 foreign ministers meeting, under G20 foreign minister meetings, foreign ministers meeting, UK foreign secretary has joined, UK foreign secretary has joined or visited India and launched, UK foreign secretary visited India and launched young professional scheme, young professional scheme, young professional scheme. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. UK defense minister participated in Aero India, Aero India show in 2023, February 2023. और एरो इंडिया इज एन इंडियन प्रोग्राम और शो, यू कैन से दैट. कहाँ होती है वे, बैंगलोर. एंड इन बैंगलोर इट इज इन यलहंकार. यलहंका इज एन एरिया एयरपोर्ट जो एयर स्पेस है इंडिया का, इंडियन एयरफोर्स का स्पेस है. तो एवरी ईयर इंडिया कंडक्ट एन एयर स्पेस शो. ठीक है. तो वहां पर यूके के डिफेंस मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड. नेक्स्ट पॉइंट. India and UK formally launched negotiation for interim agreement. Formally launched interim
RIM, INTERIM. India and UK formally launched negotiation for an interim, INTERIM, interim means temporary, not permanent, for the short period of time, interim agreement towards a comprehensive free trade agreement in 2022. Comprehensive free trade agreement 2022. It's clear? Next point. Write down economic relation between India and UK. Economic relations. आपकी फ्रेंड किधर है? And where is your friend? आपको भी नहीं पता? अच्छा, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लास हो चल रही है. इकोनॉमिक रिलेशंस. इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड stood at India UK bilateral trade trade in goods and services from both import and export stood at 25.7 million pound. Stood at STTOD, stand का past tense, stood at 25.7 billion pound. 25.7 billion pound. हाँ, मतलब बायलैटरल ट्रेड है तो यही होगा ना, दोनों के बीच में ट्रेड हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, एवरीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट. नहीं, you don't have to write that. I have just said that bilateral trade means exchange of goods and services. ठीक है, तो between both, India will export, India will import, similarly they will import and export. हाँ, तो ट्रेड का मतलब वही हो गया ना, इम्पोर्ट. हाँ, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तभी तो हमें इंपोर्ट करने में ये फायदा मिलेगी ना, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे हम. हाँ, और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा करेंगे. ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तब वहाँ ट्रेड नहीं लगा, वहाँ ड्यूटी नहीं. एक्सपोर्ट को ऐसा ना हो कि हम बढ़ाने के लिए अपने यहाँ ड्यूटी बढ़ा दें. तो हाँ, ऑलमोस्ट है. दिस इज अभी देखिए, कोरोना के बाद से आफ्टर 23 में जो भी मीटिंग हुई है दोनों के बीच में, दैट इज ऑन द साइडलाइन ऑफ G20. ठीक है, उससे पहले ही ऑगस्ट के मीटिंग में मिले थे ये दोनों, राइट. उसके बाद अभी तक कोई ऐसी खास डेवलपमेंट हो नहीं रही है. अभी बेसिकली ये प्रॉब्लम चल रही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, सैंक्शन की वजह से. हाँ, वो वो एक प्रॉब्लम है इनके बीच के रिलेशंस का, कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो अब EU से बाहर हो गया है. तो अब इंडिया के साथ चैलेंज यही है, क्योंकि अब यूके के साथ जो भी रिलेशंस करना अब इंडिविजुअली करना होगा. पहले तो इंडिविजुअली करना नहीं था, पहले EU के साथ कर लिया हमने तो इंक्लूड हो गया वो. अब हमें इंडिविजुअली सब कुछ करना पड़ेगा ना उसके साथ.
अब ईयू के पास है नहीं, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज जिसको ये करना है। हाँ देखिए, पेटेंट को लेकर के एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से रिलेटेड, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है दोनों के बीच में, लेकिन यूके अभी तक उसको फॉलो नहीं करता है। इसके लिए भी ये भी एक चैलेंज है दोनों के बीच का रिलेशंस, ठीक है, क्योंकि यूके क्या करता है, आप ये बात बहुत बार देखे होगा आपने कि मोस्टली जो भी मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक फ्रॉड या जो भी इकोनॉमिक फ्रॉड जो भी कर रहे हैं, वो यूके ही जा करके सेटल हो रहे हैं। द रीजन इज दैट कि यूके ने कंडीशन लगा रखा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर, सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉन्ड, बिलियन या मिलियन पॉन्ड आप इन्वेस्ट करो इंग्लैंड में आकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी में भी, देन वी विल गिव यू अ प्रोटेक्शन, फिर आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे एंड देन यू विल सिक्योर। तो लोग यहां से लेकर के इंग्लैंड में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोडक्ट कर रहे हैं। नहीं, डब्ल्यूटीओ तो ट्रेड से रिलेटेड है, एक्स्ट्राडिशन से ट्रेड से वो बायलैटरल ट्रेड में, वो बायलैटरल रिलेशंस में है। अब उसके ऊपर जोर देने पर है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए ये आपके इमिग्रेशन पे और एक्स्ट्राडिशन पे अभी रिसेंटली आया था कि बहुत जोर लगा रही है लेकर आप वापस आने के लिए, बट इंग्लैंड वहां पर जो कोर्ट में केस हुआ वो उसको खारिज कर दिया। सो दीज आर द चैलेंजेस बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया वॉज द यूके's 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया द यूके's 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ट्वेल्थ largest trading partner। next, ठीक है। so this is economic, right now write down the investment, Indian investment in UK। अब इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है यूके में, क्या कर रहा है, राइट। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूके, इंडिया इन्वेस्टेड in 107 projects and created, India invested 107 project and created 8,664 new jobs in UK। 8,664 new jobs in UK to retain the position of second largest source of FDI after USA। To retain the second largest source of FDI, foreign direct investment, after USA। So the first which is investing in UK is USA। UK में USA सबसे पहले है, first at the and FDI, second is India after USA। It's clear? Next point, UK's investment in India। UK's investment in India, UK is the 6th largest investor in India। UK is the 6th largest, क्या पूछ रहे हैं आप, सिक्स लार्ज, अच्छा पहला कौन है, फर्स्ट इज यूएसए शायद, अभी वेस्ट एशिया में आ गया, वेस्ट एशिया आ गया है, ये हर साल चेंज होता रहता है। इन्वेस्टर इन इंडिया विथ अ क्यूमुलेटिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट, with a cumulative equity investment
cumulative equity investment of around 32.82 billion US dollar. 32.82 billion US dollar, which account for around 5.3% of all FDI in India, which accounts for around 5.3% of all FDI in India. Of all FDI in India, 5.3%. ठीक है. So this is economic relations. Now defense relations. Defense relations. UK youth and cadets delegations. UK youth defense, under the defense. Now we are writing first point. UK youth, 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 and cadet, cadets, cadets delegation took part in a special youth exchange program. Took part in special youth exchange program. Took part in special youth exchange program organized by NCC. नेशनल कैडेट क्रॉप एनसीसी लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है, राइट, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. And also took part in Independence Day celebration. Independence Day celebrations. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज. क्या लिखा है आपने? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. हाँ, EXCHANG. वहां भी जाएंगे और वहां से आएंगे अंडर दिस प्रोग्राम एनसीसी एंड यूथ. वहां पर यूथ कैडेट डेलीगेशन है, राइट, जो यहाँ पर एनसीसी है. तो यहां से भी एनसीसी वाले वहां जाएंगे और वहां से वो यहाँ आए. नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेवल सेल ट्रेनिंग शिप. इंडियन नेवल सेल, SAIL, सेल ट्रेनिंग शिप तरंगनी. इसका नाम है तरंगनी. TARANGANI, तरंगनी, इन्वर्टेड कॉमा. विजिटेड UK. and Gibraltar, 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 and Gibraltar took part as Lokayan, LOKAYAN 2022 development. Lokayan took part as Lokayan 2022, not development, deployment, 2022 deployment to commemorate the आजादी का अमृत महोत्सव. द आजादी का अमृत महोत्सव.
ठीक है, वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th। शिप जैसा आपका वो हमारा तरंगनी है विश्व का, तरंगनी यूके गया, जिब्राल्टर यहाँ पार्ट लिया। हाँ हाँ, तो उसी के बेसिस पर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैप खोलिए, लोकेट फॉर द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इन यूरोप और एशिया के बीच में देखिए, यू विल सी द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इतना बड़ा फिजिकल में दिखेगा, पॉलिटिकल में दिखेगा, मिला? एटलस लेकर फिर नहीं आप फिजिकल में दिखेगा ना, ये तो पॉलिटिकल मैप होगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आप बता तो रहा हूं, एशिया यूरोप खोलिए ना, यूरोप खोलिए फिजिकल, मिला? कहां पर है, किन के बीच में? मेडिटेरियन सी को एशिया और यूरोप जो जोड़ रहा है ना, जो वो जो स्ट्रेट है दैट इज एन मेडिटेरियन सी को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मिला? ये देखिए ना, हाँ ये यहाँ पर है, दिस इज ब्लैक सी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी होते हुए नीचे आएगा, तो ब्लॉक करना था ना इसे, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस है ना। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एजुकेशन। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन cooperation is an important pillar of India-UK bilateral relations. Education is an important pillar of India-UK bilateral relationship. Education cooperation is an important pillar of India-UK bilateral relationship as envisaged important pillar of India-UK bilateral relationship as envisaged, 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 envisaged means, envisaged का मतलब क्या हो गया? हाँ, मतलब जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, envisaged under India-UK roadmap 2030, under India-UK roadmap 2030 2030, released in 2021. Roadmap 2030 2030 released in 2021. Next point, India UK sign mutual recognition of academic qualifications memorandum of understanding, academic qualifications MOU, giving a flip FILIP to of understanding MOU, giving a flip in the education sector between the two countries. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, an interactive session with the Indian students
an interactive session with the Indian students interactive means interactions बातचीत करना session interactive session with Indian students organized by High Commission of India in UK organized by High Commission of India in UK on India's soft power and unity in diversity. Mission of India in UK. The topic for the interaction was India's soft power and unity in diversity. This is the topic on which the interactive session between UK Commission and student was happened. ठीक है. Next point. Nehru Center, the Nehru Center Auditorium in UK, the Nehru Center Auditorium in UK celebrated आजादी का अमृत महोत्सव and एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम. The Nehru Center Auditorium UK celebrated आजादी का अमृत महोत्सव and एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम. What is this program is about? एक भारत श्रेष्ठ भारत. Cultural diversity, showing the cultural diversity. नहीं ठीक है. तो this is ये सब प्रोग्राम आप लोगों को पढ़ना है अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है ठीक है. नेक्स्ट, ऑकस ग्रुपिंग. ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस. AUKUS grouping 2021. Now what is this grouping? We will just see in a brief, and what is an impact on India of this grouping. So we have to see this. यूके और यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रुपिंग बढ़ी है, इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट, राइट. सो राइट डाउन in September 2021 the three country US, UK and Australia. In 2021, the three country UK, US and Australia announced a trilateral defense deal. In 2021, the three nations US, UK and Australia announced a trilateral defense deal for Indo-Pacific. Defense deal for Indo-Pacific. Indo-Pacific region, right? This is Indo-Pacific region. इसी के लिए डील हुई है. So you can see this countries which comes under the Indo-Pacific. This is Indian Ocean. Indo-Pacific is based on Indian Ocean plus Pacific Oceans. ठीक है. So this is, so UK, US and Australia has come with the AUKUS, and this is for the basically it is for countering the China's hegemony in the this region. ठीक है. So basically it is between these three they have decided to capture hegemony is related to that Pacific, जो ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. और ये डिफेंस टाइप ही है ना. नाटो भी तो हमने इसीलिए नहीं ज्वाइन किया, डिफेंस नहीं कर सकता. सिविल ठीक है, आई मीन सिविल इज ओके, बट डिफेंस से रिलेटेड इट इज समथिंग, समटाइम्स इट गोज अगेंस्ट द पॉलिसीज. बायलेटरल भी डिफेंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जैसे हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट.
which is culminated into the quad. सूर्य किरण कर रहे हैं. So there are lot of bilateral or multilateral defense exercise, but it is against the collective security. So India following a policy of collective security. हमने दो पॉलिसी देखी थी. collective security, which is an example of collective security, is United Nations. But India does not follow the policy of collective defense, which is NATO. So NATO is an example of collective defense. So this is also kind of that organizations. Next point. Under this deal, the three nations have agreed to enhance under this deal, the three nations have agreed to enhance the development of joint capabilities. Enhance the development of joint capabilities and technology sharing. Development of joint capabilities and technology sharing. Technology sharing. ठीक है. Now write down next implication of AUKUS in. Now under this implications we will write different areas. इससे फ्रांस भी नाराज है. AUKUS के बनने से सिर्फ चाइना ही नाराज नहीं है, फ्रांस भी नाराज है. Reason behind the France upset with the AUKUS is that ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर डील हो चुकी थी. हाँ, वो हो चुकी थी. इस ग्रुपिंग के बनने से ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ वो काम नहीं करेगा, तो नुकसान है फ्रांस का भी इसमें. तो फ्रांस भी इसके अगेंस्ट में है. गेटिंग माय पॉइंट. चाइना तो है ही है बिकॉज इट इज राइट. सो नाउ वी राइट डाउन द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑकस. सो वी राइट अंडर द सब हेडिंग्स. हम इम्प्लीकेशंस लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लिखिए सब हेडिंग इम्प्लीकेशन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन. रीजन में इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा. हाँ, सर पानी देखो, पानी पानी. So first implication is for Indo-Pacific region. This is a partnership where technology, scientists, industries and defense forces. This is a partnership where technology, scientists, industries and defense forces, scientists, industries and defense forces of these three countries will work together. These three countries will work together to deliver a safe and more secure region. Thank you. To deliver a safe and more secure region. ठीक है. Safe and more secure region of this Indo-Pacific region. REGION. ठीक है. Next point. According to some analyst or expert, this partnership will lead to, according to some analyst or expert, this partnership means AUKUS will lead to arms race in the region. Arms race in the region.
ठीक है, दिस इज फॉर इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, इम्प्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड इम्प्लीकेशन, हम इम्प्लीकेशन देख रहे हैं ऑकस का, तो हर पार्ट का देखते हैं। पहला हमने देखा व्हाट इज एन इम्प्लीकेशन, व्हाट विल बेनिफिट और व्हाट इज रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पर है ना, और हमें ये पढ़ना भी है कि ग्रुपिंग्स का इम्प्लीकेशंस इंडिया के वन, दिस इज वन इन आवर सिलेबस, कि एक तो नेबरहुड में कोई भी इम्प्लीकेशंस पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज या कुछ भी होती है तो उस पर रिलेशन इंडिया पे असर क्या पड़ता है, राइट। सेकंड, अगर कोई है रीजनल या इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, उस ग्रुपिंग का इम्प्लीकेशन इंडिया पर क्या है। नाटो का अगर ग्रुपिंग बनती है तो उससे क्या इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, ऑकस पे क्या। दिस इज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस। तो इन ग्रुपिंग का हमें इसलिए पढ़ना है कि इससे इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। और आज के टाइम में इन टूडेज वर्ल्ड देर इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, तो हर कोई डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, और इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, डेवलपिंग नेशंस, यस और नो, इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इससे भी तो उसके इम्प्लीकेशंस, उस पर कुछ असर होगा, उसके क्या इंडिविजुअल्स क्या नुकसान या राइट है, इसलिए हमें पढ़ना है। सो फॉर ऑस्ट्रेलिया वी आर राइटिंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया, इम्प्लीकेशन ऑफ ऑकस फॉर ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट पॉइंट, Australia has never had nuclear powered submarine. Australia has never had nuclear powered submarine. Nuclear, sorry, never, never, N-E-V-E-R, N-E-V-E-R, never, never, कभी नहीं था उसके पास। India, Australia has never had nuclear powered submarine, comma, this partnership will give Australian naval this partnership means AUKUS will give Australia naval balance in the Pacific through submarine, balance in the partnership in the Pacific through submarine, where China has been aggressive. Has been aggressive means in this region Indo-Pacific China is aggressively acting. वो कह रही है पूरा मेरा ही है, तो इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन आ जाएगा थ्रू दिस। तो चाइना जो अभी यहाँ पर, या आपका चाइना का जो हेजमनी या फिर जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको काउंटर करेगा ऑस्ट्रेलिया। आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट claim that this deal would according to some analyst this deal means nuclear submarine which he will give, right, this deal would antagonize 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 का मतलब होता है किसी को नाराज करना या गुस्से में करना, एंग्री करना, राइट। सो दिस डील विल एंटागोनाइज द चाइना, एंटागोनाइज चाइना विच विल नॉट गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंटागोनाइज द चाइना विच इज नॉट गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, under the Australia according to some analyst that deal represent a loss of excuse me,
according to some analysts, the deal represent the loss of Australian sovereignty. अब पानी ठंडा. सॉरी, तो तबीयत ठीक नहीं है, पानी पूरे चिल्ड थी, गला और बैठ जाता. सो दिस डील विल लॉस द ऑस्ट्रेलियन सोवरेनिटी. ठीक है, so this is an implication for the Australia of AUKUS. Next implications, that is for India. According to some analysts, this deal means AUKUS, right, will represent a loss of Australian sovereignty, क्योंकि डिफेंस टाई है ये, राइट. तो एक पे अटैक, डिफेंस मीन्स दिस इज एन कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट, तो उसमें फिर आपको कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन इंडिया हैज नॉट बीन ज्वाइन, इज नॉट ज्वाइंड. अब implications for India. The AUKUS pact will add a global efforts to balance China in the region. The AUKUS pact, AUKUS, AUKUS, AUKUS pact will add to the global efforts to balance the China in the region. To global efforts to balance China in the region will add to the global efforts to balance. ये जितने भी अब इस रीजन में जितने भी ग्रुपिंग बनेंगे अभी फिलहाल, या बने हैं अभी रिसेंटली कुछ समय में, या फिर आने वाले समय में जो भी बायलेटरल हो या ट्राइलेटरल या ग्रुपिंग्स बनेंगी, दैट इज ओनली फॉर वन रीजन, चाइना के हेजेमनी को काउंटर करने के लिए. एंड दैट इज बाय द, क्योंकि चाइना हेजेमनी इज नॉट ओनली थ्रेट टू द वेस्ट और यूएस, इट इज ऑल्सो थ्रेट इन द रीजन. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी है इससे, इंडिया को भी है, बाकी जितने आपके साउथ ईस्ट एशियन है उनको भी खतरा है, नेबरिंग रीजन्स में भी खतरा है चाइना से. चाइना से फायदा किसे है? पाकिस्तान को, रसिया को. हाँ, नॉर्थ कोरिया से कोई मतलब नहीं, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इसलिए जितने भी हो रहे हैं सब उसी को काउंटर किया जा रहा है. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इंडो पैसिफिक रीजन. Australia and India are close strategic partner in Indo-Pacific region and also a member of Quad groups. Strategic partners in Indo-Pacific region and also a member of Quad groups. दोनों ही मेंबर हैं क्वाड के? Yes or no? Who are the member in the Quad? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान. ठीक है, ये वही हैं जो आपके मालाबार नेवल एक्सरसाइज में जो है वही. फिर नॉर्मल पानी, ठंडा मत देना, बिल्कुल भी ठंडा है, ये दो, ऐसा दो, मैं लेके आया हूँ. Quad groups, comma, a strong Australia will lead to further strengthening Quad. A strong Australia, comma, a strong Australia leads to further lead to further strengthening of Quad.
ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्रांस. Is not happy with the deal. France is not happy with the deal and termed this deal as a stab in the back. And termed this deal as bracket में stab in the back. पीठ में खंजर. Now reason for why it called it this. Next point लिखिए that Australia has signed a contract to buy. Australia has signed a contract to buy 12 attack class submarines. Australia has signed a contract to buy 12 attack class submarines from France. In 2016, and the first submarine was expected to be operational, and the first submarine was expected to be operational by around 2034. Next point 2034 2034 में. Next point, due to AUKUS deal, Australia will ditch the contract. Due to AUKUS deal, Australia will ditch the contract. DITCH, ditch means धोखा देना. Ditch the, which would affect French economy in negative way. Which would affect French economy in negative way. ठीक है. हाँ, तो उसका इकोनॉमी बहुत, आप सोचिए आपने 12 क्लास सबमरीन्स का डील, आपको 10 रुपए 20 रुपए की चीज तो है नहीं, 12 रुपए में आएगी नहीं, करोड़ों की डील है, डॉलर में डील है, राइट. इकोनॉमी बूस्ट, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसमें बनाने में मटेरियलिस्टिक बहुत सारी चीजें यूज होंगी, राइट. अब वो अचानक आप किसी और से कर लें तो दिस इज एन काइंड ऑफ, ठीक है. तो नाउ ये सब के लिए फिर क्या है, इट इज वन ऑफ द, इट कैन बी लीड्स टू इधर, इसको क्या कर सकते हैं, एक मिनट, दिस कैन बी रिजॉल्व थ्रू द डायलॉग, ठीक है, फर्स्ट. और अगर नहीं होता है तो देन इट इज एन, ऐसा नहीं है कि देयर इज नो मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दिस इज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स जिसकी वजह से होगा. So international court of justice है where it can be approached by the France. They have their options to them, right? ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे कि जाने दो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं. So this is a kind of, so there they can approach to the international court of, but before they have to go through the bilateral dialogues. हाँ बिल्कुल. अब इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, अब इस पे वो डील कर रहा है फ्रांस से कि वी आर हियर, वी विल दिस. हो रहा है, डील हो रहा है. फ्रांस बहुत हेल्प, आई मीन फ्रांस इज विद फ्रांस आल्सो. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस
is going to be an 25th year of relations. लास्ट ईयर हमने मनाया है, सो वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट. 2047 में फिर रिलेशंस विल बी अराउंड 50 years. 1994 2047 जब हम 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे ना, तब इंडिया फ्रांस के साथ रिलेशंस वो होगा. सो वी आर ऑन द रोड मैप टू सेलिब्रेट दैट स्ट्रेंथ आवर रिलेशंस. तो एक ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है. वी विल डू एंड द डील इज बीन गोइंग ऑन, बट फ्रांस के पास ऑप्शंस है दैट दे कैन गो अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया और डू दिस, राइट. ठीक है. नाउ राइट फॉर द इम्प्लीकेशंस फॉर चाइना. ऑकस का क्या इम्प्लीकेशन है चाइना के ऊपर? China has denounced a new Indo-Pacific Security Alliance. China has denounced a new Indo-Pacific Security Alliance, saying such alliance, security alliance, saying such alliance should not target third country. Target should not target third country. ठीक है. Next, it claims. अब ये ऑकस बने क्यों है? The reason with the defense with related to the China hegemony to counter the China force. तो मतलब इन्होंने ग्रुपिंग बनाया थर्ड कंट्री के अगेंस्ट टारगेट कर रहे हैं. हम उसके यहाँ जो भी एक्टिविटी चाइना कर रही है हम उसको काउंटर करेंगे. थर्ड कंट्री का मतलब अंडर डेवलप्ड बात नहीं. थर्ड कंट्री इन द सेंस तीसरी कंट्री, दो लोग मिलकर के तीसरे को टारगेट करें. दैट मीन्स दैट यहाँ पे थर्ड डज नॉट मीन इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट. तो थर्ड कंट्री मीन्स ये लोग मिलकर के मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ग्रुपिंग कर नहीं सकता है. तो दिस इज अ कंडेमनेशन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. China claimed that the current cooperations would China claims that current cooperations would undermine global peace and stability. Would undermine the global peace and stability. Comma, intensify arms race, intensify arms race and hurt national non-proliferation efforts. Hurts, H-U-R-T, hurts the international non-proliferation efforts. non proliferation, proliferation efforts. ठीक है. So this is the implications on China. Now write down G7 Summit 2021. G7 Summit, 47th G7 Summit, group of 7 countries. 47th G7 Summit held in England. ठीक है. Is it clear? 2021. अब 49th कहाँ होने वाली है? 49th G7 Summit will be held in हिरोशिमा, जापान. 2023 में हो चुकी, मतलब G7 की समिट मई में हिरोशिमा, जापान. यस. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7. ठीक है. देन व्हाई वी आर राइटिंग? बिकॉज इंग्लैंड हैज कॉल्ड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन G7 मीटिंग.
which shows the relations between UK and India has been strong and that implications of participations of India into G7. ठीक है, G7 का पार्ट है नहीं बट इसको बुलाया गया था यूके के थ्रू पार्टिसिपेट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग अबाउट द G7. ठीक है. So this was the 47th G7 meeting in England. It was held in 2021, right? Now agenda क्या था? Right now the agenda of the G7 meeting is global act build back better. Global action to build back better. Agenda of the G7 is global action to build, B-U-I-L-D, build back, B-A-C की back, better, B-E-T-T-E-R, better, in the inverted comma, global action to build back better. ठीक है. Next point, Australia, India, South Korea and India, Australia, South Korea and South Africa were invited as a guest country in the 47th G7 summit. Invited as a guest in the 47th G7 countries. ठीक है. इसमें कौन कौन मेंबर है G7 के? एनीवन? G7 जब इनिशियली बनी थी, when it was started 1975, so there were 6 members. ठीक है. In 1976 the another member joined, then it became G7. so कौन कौन है the initial 6 फाउंडिंग? अगर हम बात करें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 5 और जापान. ठीक. सो दे वर द फाउंडिंग मेंबर. तो अगर आप G7 का मेंबर लिखना चाहें तो राइट डाउन इन द ब्रैकेट द मेंबर्स आर यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली. दिस वर इन 1975 जब ये बना था. ठीक है. हाँ. He got a job in Italy. Congratulations for MD, medicine. It's very good. Now you are going to Italy. You're not going. Okay, so this is an opportunity to explore the world. Na, this will add an extra edge to your CV. So if suppose that in interview they got to know by somehow that you have got an opportunity and you have left, so there would be a strong reason. The only reason that कि आप घर में बैठकर प्रिपरेशन करने के लिए इटली का जॉब छोड़ दिया आपने. प्लीज ट्राई टू गेट माई पॉइंट. सो इधर यू गो, कितने समय के लिए? सो गो एंड ज्वाइन. यू हैव एन एज. ठीक है. यू कम, आप उसके बाद आकर कीजिए. लोग फॉरेन में जॉब करने के बाद छोड़कर आते हैं. लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या होगा? लेके जा रहे तो इंग्लिश तो बोले रहेंगे ना. दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना. हर चीज हम थोड़ी हमेशा से सीख कर ही आते हैं. अभिमन्यु तो एक ही रहा है, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं अभिमन्यु. यानी सबको यहां पर आकर ही सीखना है. So that's a different thing ना, you can do. But in my opinion, you should at least go and join. Otherwise, if somehow they come to know, नहीं, क्योंकि इंक्वायरी होगी आपके बारे में. इंक्वायरी तो होगी after interviews and all this. So if somehow they come to know, so you have to be a very good explanation for this. ये एक्सप्लेन नहीं दे सकते कि मैं पॉलिटिकॉन में पूरे जीवन नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ने के लिए मैंने छोड़ दिया. नहीं, that's a different thing ना. If you have an opportunity
इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट, ठीक है। सो यू शुड एटलीस्ट यू शुड गिव अ ट्राई, इस पे और एक बार दो बार सोचिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सबका मुंह मीठा भी कराइए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एटलीस्ट एक मिठाई समोसे तो क्यों, देखिए सबकी नींद खुल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, सो देर आर 6 इनिशियली 1975 when it was originally formed, UK, US, France, Germany, Japan and Italy. In 1976, हाँ बोलिए, in 1976 Canada joined this group. So these are the members, ठीक है। Now write down the subheading under this G7, that India's participations. Right? So this is the second time India participated in G7 meeting. Right now, second time India participated in G7 meeting. So when was the first that India participated? Just before its 45th, 2019, when French president called India to meet. It's clear? And in French, in 2019, when this French president has called India to the summit as a guest, and term as a goodwill partner. So India participated as a goodwill partner. Inverted comma लिखिए, in the French 2019 as a goodwill partner. It's clear? Now we will write down the impact or implications of that meaning. इसी में हम लिख रहे हैं, right? Next लिखिए, India presence at G7 is being seen as the legacy of India presence at G7 is being seen as the legacy of decades of strong strategic ties. सर मैंने पढ़ने की, मैं एक पे हमारे पास एक मैसेज है, सर मैं पढ़ने की सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ बाद में पढ़ूंगा, फिर सारा दिन निकल जाता है और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। मैं 16 year old prepare for UPSC. The same. भुवनेश जी, so आप 16 year में ही इतने distractions, and this is the age where we got all distracted, नहीं? So it's a teenage में तो हम खैर distractions के लिए ही बने हैं, but the thing is कि सिर्फ सोचिए ही मत, you should start preparing. At least you have, at least बहुत अच्छे एज में आपने डिसाइड किया है। लोगों को इस एज में ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। So it is one positive thing that for 16, at the age of 16 year, बिल्कुल देखिए ऐसा कहा जाता है कि that from after 15, 16 और this till 30 हमारे पास रेवोल्यूशनरीज होते हैं, हम रेवोल्यूशनरी प्रवृत्ति के होते हैं, बिहेवियर में हमारा रेवोल्यूशन होता है। इस भाई अभी स्कूल ही फोकस करो, अभिषेक स्कूल ही फोकस करो। अब ये एक नया डिबेट शुरू हो जाएगा इस पे। तो एक एज ऐसा होता है जिस एज में वी आर बीइंग रेवोल्यूशनरी, कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, रेवोल्यूशनरी एज होती है। तो जो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अपने अंडर में कंट्रोल कर लेना, दैट इज, एंड इट इज वेरी गुड एज कि आपको ये तो एटलीस्ट पता है कि करना क्या है। चलिए कैसे करना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर ये पता हो कि आपको करना क्या है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को नहीं पता होती है,
एज तक आने के हमें करना क्या, करूं क्या आगे। बट ही 16 तो इट मीन्स दैट ही वुड बी इन 12th, ये ना 12th मान लेते हैं, 10th, अच्छा 10th पास तो होंगे एटलीस्ट, तो होंगे। सो इट गुड। अभी आपको ज्यादा कुछ करना है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू नीड टू डू इज कि एटलीस्ट ट्राई टू फोकस 1 और 2 आवर्स पर डे अलॉन्ग विद द, हाँ बिल्कुल वही, और कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी क्या करना है मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि एकदम याद कर लेना है, लेकिन डेली 1 से 2 घंटे, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना है। और हैबिट में एक और चीज करनी है कि आज भाई कौन सी क्लास में हो, ये आप कर रहे हो क्या यहां से, ये डिबेट शुरू हो जाएगी। सो भुवनेश जी, आपको बस यही करना है कि एक तो एनसीईआरटी को पूरे दिन में 1-2 घंटे देनी है, यूपीएससी को उसमें आपको एनसीईआरटी करना है। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, बिकॉज एक एज के बाद जब आप प्रिपरेशन में आते हो ना 20-21 में, आपको लगता है कि नहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, तो वो हो नहीं पाता ये, क्योंकि हैबिचुअल नहीं हमारी। बहुत कम लोगों को आदत है आफ्टर दिस आईटी रिवॉल्यूशंस, टीवी न्यूज़, टीवी रेडियो और फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब आने के बाद से, कि हमारे पढ़ने की आदत चली गई है। अब नए नए ऐप आ रहे हैं जिसमें आप कान में लगा करके पॉडकास्ट किसी भी चीज को सुनते रहिए। बैड हैबिट ऑफ नॉट रीडिंग अ बुक। नहीं तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने राइटिंग स्किल को, अपने थॉट्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे सुनने पे, राइट। तो आपको रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है डेवलप करने की, और अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम आप एनसीईआरटी पे कर लीजिए, एक न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। 1 घंटा लगता है, 2, जितना टाइम, बस हैबिट डेवलप कीजिए। कि आपको क्या होता है ना कि इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, मैं जिस सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए, और जिस दिन मैं नहीं पढ़ता, मतलब ड्यू टू सम किसी कारणवश नहीं मिल पाया, मेरे पूरे दिन मूड ऑफ रहता है। आई मीन बस देख भी लूँ ना एक बार ऐसे चलते हुए तो लगता है कि नहीं कुछ इसमें, बिकॉज ऑफ हैबिट। फॉर द लास्ट 20 years आई एम बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। सो दिस इज हाउ यू शुड। आप प्रिपरेशन में हैं नहीं हैं, किसी भी फील्ड में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट से आप अपने आप को कनेक्ट रखिए, इंडिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या। बहुत लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, राइट। बहुत लोगों को इंटरनेशनल में इंटरेस्ट है, नेशन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कौन क्या कर रहा है, तो दिस यू कैन डेवलप। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, और रीडिंग हैबिट कोई भी एक अच्छी एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई भी एक अच्छी सी कोई नॉवेल पढ़ लीजिए, किसी बढ़िया राइटर्स की, प्रेमचंद की कहानी पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ सकते हैं, जीवनी पढ़ सकते हैं, आप वो पढ़िए। गांधी जी की जीवनी पढ़िए, राइट। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए। देयर आर लॉट ऑफ लिटरेचर। फ्रिक्शंस को मत पढ़िए, ठीक है। फ्रिक्शंस भी पढ़नी है तो अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, बहुत सारी है अच्छी चीजें वो है। आप अभी आप 16 से आने वाले 2 सालों तक, मतलब 12 तक, रीडिंग हैबिट जितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं कीजिए। इससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा और इरिटेशंस पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फिलहाल आप यही कीजिए। तो दिस इज अ गुड, ठीक है। होप दिस विल हेल्प यू। और ये अब भी तो आप देखिए, अगर आज 16 साल में आपका मन नहीं लग रहा ना, तो 25 के बाद तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और 30 के बाद तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये स्टडी भी एक ही टाइम पर हो पाती है। तो कोशिश कीजिए कि अभी एज अच्छा है, मन लगाइए, 2-3 घंटे स्कूल के बाद का टाइम निकालिए, और स्कूल के लिए भी पढ़िए अपना, वो पास करना जरूरी है। ग्रेजुएट नहीं हो पाया तो कहाँ से एग्जाम दे पाएंगे आप, सो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो डू दिस, ठीक है, ओके। 16 साल में हमें नहीं पता था क्या करना है। यू आर वेरी लकी कि आपको पता है क्या करना है। क्लियर? सो वी आर राइटिंग इंडियाज पर्सपेक्टिव। So in India, देखिए, India's presence at the G7 is being seen as the legacy of decades of strong strategic ties
decades of strong strategic ties between London and New Delhi. Decades of strong strategic ties between London and New Delhi means between England and UK and India. ठीक है. Second, UK was the first P5 members of UNSC. Yes or no? P5 permanent member of UNSC, right? So UK, the first P5 members of UNSC, and also first to support India's permanent seat in UNSC. एक क्लास के बाद जाना इटली. It's very good opportunity actually, and congratulations at the individual. You can imagine, so this may be like कि ठीक है आएगा, जिसके पास opportunities आती है ना तो फिर ठीक है होता है. So this opportunity makes you ahead for many students ahead. टैलेंट है तभी तो आ रहा है. Yes or no? लेकिन इसको अदरवाइज भी नहीं लेना है कि अच्छा समटाइम्स टैलेंट आई मीन अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस ना व्हेन यू शुड हैव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक चीज कंफर्म है, दिस अपॉर्चुनिटी इज कंफर्म. यस और नो? एंड यू आर लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर विच इज नॉट कंफर्म, विच इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ चांस. अभी आप प्रीलिम्स देंगे, स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स देना, मेंस लिखना शुरू करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना है, होगा, बट देयर इज लॉट आई मीन रिस्क. सो इफ यू आर इन अ पोजिशन टू टेक रिस्क, तो इसके लिए आप ये भी तैयार रहिए कि इस क्वेश्चन को आ सकता है. एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जिसको आप जब मेंशन करेंगे अपने इसमें सीवी में, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाइब होगा ना कि दे विल बी, मैं इटली भेज के ही मानूंगा. नहीं, दिस सी व्हाट आई एम गिविंग यू द रियलिटी चेक ना, कि आपको आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है तो दिस विल बी गुड इन फ्यूचर. क्योंकि रियलिटी तो यही है कि आने वाले समय में इफ यू गॉट सेलेक्टेड इट्स गुड, इफ यू गॉट सेलेक्टेड एंड यू हैव बीन acquired this opportunity, so it will also enhance your performance in that sector. हो सकता है इसी से रिलेटेड आपको कोई सेक्टर में कभी कुछ बना दिया जाए, हेड, कुछ भी हो सकता है ना. आप आईएएस ही हो गया, आपने मेडिकल बायो में अच्छा कर रखा, मेडिकल में कर रखा है, तो आपको एक कमेटी के कोर मेंबर, मेडिकल कमेटी मेंबर, हेल्थ में अच्छे पोस्ट मिल जाए. स्पेशलिस्ट, राइट? जनरलिस्ट ही ज्यादातर आईएएस तो जनरलिस्ट हैं, राइट? जिनको सब कुछ मालूम है लेकिन दे आर नॉट स्पेशलिस्ट, तो दिस में भी बेनिफिट. सो इट शुड, फिर से सोचिए, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर ही लीजिए, इट्स योर कॉल, लेकिन सोच समझ के डिसीजंस, डोंट टेक इमोशनल डिसीजन. मैं तो आईएएस ही बनूंगा, अच्छी बात है, बनने भी चाहिए. क्लियर? चलिए, लेकिन इनका कहना है सबका कि वो समोसे पे ज्यादा डिसीजन नहीं लेना है. नेक्स्ट, as a current president of BRICS forum and G20, sorry, as a past president of BRICS, as a past president of BRICS and current president of G20, as a past president of BRICS and a current president of G20, India will play a key role in driving in multilateral cooperation.
driving in multilateral cooperation, helping to build back better around the world. Multilateral cooperations helping to build back better around the world. Next, an invite to G7 summit is also an acknowledgement. An invite to G7 summit is also an acknowledgement that despite the current state of Indian economy, the world expect India to bounce back. The world expect India to bounce back. It's clear? So this is an implication of G7 meeting invitations of India. Now write down certain points related to agreement between India and Australia. Right. So write down. India and UK launched an enhanced trade partnership. India and UK launched an enhanced trade partnership to unleash the trade potential between the fifth and sixth largest economy of the world. The fifth and sixth. Who is the fifth largest economy? India. और सिक्स्थ इंग्लैंड यूके. उसी को क्रॉस करके फिफ्थ बने ना. फिफ्थ एंड सिक्स्थ largest economy of the world. Next point. ETP, enhanced trade partnership. What you have written, ETP, enhanced trade partnership, has set an ambitious target of set an ambitious target of more than doubling bilateral trade by 2030. Bilateral trade by 2030. Next point. A new India Global Innovation Partnership, GIP. A new India UK inverted comma में लिखिए Global Innovation Partnership, GIP, was announced. Innovation Partnership was announced to support the transfer of inclusive Indian innovations. Was announced to support the transfer of inclusive Indian innovations to select developing countries. It's clear? Next, in order to deepen the defense and security cooperations,
in order to deepen 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 the defense and security cooperations. A new logistic MOU signed between both nations, two nations. A new logistic MOU signed between two nations. Right? And this is related to armed forces. MOU, armed forces. Continue the point. Armed forces will build on existing collaborations. Armed forces को काट दीजिए, लिखिए they will build on existing collaboration of India's future combat air engine. They will build on existing collaboration of India's future combat air engine. Air engine. By working together on indigenous development light combat aircraft Mark II. By working together on the indigenous development of light combat aircraft II. Indigenous development of light combat aircraft Mark II. So Mark II is been made by the India and UK partnership. ठीक है? Is it clear? Now write down challenges related to India-UK relations. Challenges related to India-UK relations. So first challenge क्या है? Brexit. BREXIT. What is Brexit? Britain exiting from European Union. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया और यूके रिलेशंस में. कैसे है चैलेंज? क्योंकि पहले ब्रिटेन यूके इज अ पार्ट ऑफ ईयू, तो सेपरेट कोई भी डील नहीं करनी पड़ रही थी. जो भी टाइज या ट्रेड की बात, जो भी रिलेशंस था, दैट इज विद द ईयू. तो दैट इज इम्प्लीकेशंस ऑन every nations of the EU, right? Now after the Britain has exited from the EU, अब separate dialogue सभी चीज start करनी from the initials with the EU. So this is one of the challenge in the relations. Is it clear? ठीक है, चलिए. So the first challenge is Brexit and impact on India. Brexit का impact क्या है इंडिया पे? Now we will write. The first challenge is Brexit. 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 So write down impact Brexit, impact on India. इससे क्या क्या impact हुआ इंडिया के इस पे? First, there is a greater independence for the UK for further negotiate free trade agreement. There is a greater independence for the UK to further negotiate FTA with India. For the UK to further negotiate free trade agreement FTA with India. Next, due to restrictions on movement of professional from the EU countries, due to restrictions on movement of professional from EU countries, comma, India can feel in the vacuum. Due to restrictions on movement of professional from EU countries into UK,
India will feel the vacuum. Professional from EU country, EU countries, European Union countries to UK. So there will be a vacuum created related to professional. So this will be filled by India. So India can fill in the vacuum. Next, how? So प्रोफेशनल जैसे ITs, डॉक्टर्स तो EU से बाहर हो गई, अब तब उसके लिए एक नया एग्रीमेंट सबसे करेगी तभी तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. सो दिस कैन इंडिया कैन अवेल. चलो नाउ डायरेक्टली वी कैन मेक एन एग्रीमेंट विद यूके. हम कर लेते हैं, प्रोफेशनल्स हम दे देंगे. गुड. सो दिस इज हाउ. क्योंकि सी वेन द यूरोपियन यूनियन हैव, they do not make an agreement individually with all the nations. Once यूरोपियन कोई भी कंट्री क्या है यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट कर ली तो इट मीन्स कंसिडर 27 nations. That will be applicable to all the 27 nations of the European Union. Now if it has existed from it means now the UK has to negotiate individually to everyone. तो इससे प्रोफेशनलिज्म्स के जो आईटीज में आ गए, डॉक्टर्स में आ गए, मैनेजमेंट में आ गए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, एक स्कार्सिटी क्रिएट होगी क्योंकि अब डायरेक्ट तो आ नहीं रहे, तो उसके लिए आप फिर से करिए. तो दिस इज वैक्यूम वेयर इन फिल दैट वैक्यूम. समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट. ड्यू टू द ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ पाउंड, ड्यू टू द greatest potential of depreciation of pound, the export might get affected. Depreciation of pound, the export from India might get affected. Yes or no? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. सेवरल इंडियन कंपनीज, आज आपको भी नींद आ रही है दिख रहा है. सेवरल इंडियन कंपनीज have been exporting goods to European Union via UK. Several Indian companies have been exporting goods to the European Union via UK. Comma. After Brexit, a different arrangement has to be made. After Brexit, a different arrangement has to be made, which would increase overhead cost. Which would increase overhead cost and impact volumes of trade. So this is the first challenges and impact volumes of trade. ठीक है. Now second challenge between relations of India and UK. Britain is supportive of Pakistan. ठीक है. नेक्स्ट, वो तो कनाडा और इंग्लैंड में हो ही रहा है वो, तो ये भी तो एक इश्यू है ना रिलेशंस के बीच में. अरे आप खालिस्तान भी डाल सकते हैं यूके के उसमें जो हुआ, जो
यूके एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में, यूके में, जहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराएगी, एंड दे हैव एंटर इनटू द बिल्डिंग ऑफ द एम्बेसी, खालिस्तान। नेक्स्ट, डिले इन द एफर्ट्स ऑफ एक्सट्राडिशन, डिले इन द एफर्ट्स ऑफ एक्सट्राडिशन, of high net worth individuals and alleged economic offenders, high net worth individuals and alleged economic offenders, right? जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऑल दिस जो भी है, वो तो सब करेंगे ना, दैट्स इज अ फ्रंट, हाँ बिल्कुल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दे हैव, मैंने आपको बताया ना कि उनके पास प्रोविजन है ऐसा कि इफ यू वांट टू सेटल इन इंग्लैंड, और इफ यू वांट परमानेंट, और एक वीजा, टाइप ऑफ वीजा उनके यहाँ, ठीक है, गुड वीजा करके कुछ ऐसा है, तो इफ यू वांट दैट यू हैव टू मेक अ इन्वेस्टमेंट इन यूरोप, यूके, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप 10 बिलियन या मिलियन ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर, तो आपको एक गुड वीजा टाइप का एक वीजा मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो, तो फिर आपको वो प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट के साथ फिर वो पंगा लेंगे। सो बिकॉज ऑफ, तो यहां से वो क्या करते हैं, व्हेन यू विल लर्न द, दो चीजें पढ़ते हैं, वन इज current account convertibility and a capital convertibility। फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी समझते हैं ना, कन्वर्टेबिलिटी पैसे को फुल्ली कन्वर्ट करना, राइट? तो कैपिटल में क्या आ जाता है आपका, बिल्डिंग जितना बना या इंस्टीट्यूशन कुछ भी, वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है कि मतलब आप पूरा बेचे उठा कर उतना ही ले आकर वहां कर दीजिए। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का कंसेप्ट आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो व्हाट दे डू कि उनको यहां पर तो छोड़ देते वो, इंडिया डज नॉट अलाउ, बिकॉज ऐसा क्या होगा, लोग भाग जाएंगे, सारा इन्वेस्टमेंट करके फिर वहां से फुल्ली कन्वर्ट करके निकल गए, तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी हो जाती है, जितना भी है उसमें करके वहां जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पर उन्होंने, अब वहां जाकर वो विला ले रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। एलिस्ड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, और भी बहुत लोग हैं, चौकसी, ये तो वो है जिनका हम नाम जानते हैं, ऐसे बहुत हैं जो वहां जाकर के बसे हुए हैं, ठीक है। सो द लास्ट issue is, write down, the UK plan to introduce a new point visa system, UK plan to introduce a new point based visa system, low point based visa system which impact Indians who are seeking low skill jobs, which impacts Indians. UK plans to introduce a new point-based visa system which impact many Indians who seeking low-skill jobs. Low-skill jobs in constructions हो गया आपका, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। लो स्किल इंडियंस जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना चाहते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, लो स्किल, स्किल जिनके पास कम हो उनको ऐसा इंपैक्ट होगा। सो दीज आर द challenges in India and UK, right? So our tour of UK is over. Now we will move to France.
टाइम है अभी, इंट्रोडक्शन तो कर ही लें। देखिए हम कितना लेट चले, लास्ट फ्राइडे भी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज आई हैव नॉट वेल, उसके लास्ट फ्राइडे भी नहीं हो पाई थी। आई वॉज प्लानिंग कि सैटरडे में लंबी क्लास ले लूँगा बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन द लास्ट सैटरडे टू होल्ड क्लास। कल मंडे भी क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज, कोऑपरेट, राइट। सो नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस, राइट। तो अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इंडिया फ्रांस भी पढ़ लेंगे, राइट। इंडिया फ्रेंच ने कॉलोनी सबसे पहले बंगाल में बनाई, चंद्रपुर में, लाइक फिर पुडुचेरी के जो माहीकाल करेकाल आपका, फिर वो ये जो था वहां पे किया उन्होंने, राइट। मालाबार कोस्ट में भी उन्होंने बनाई। फिर वो जाते समय लास्ट पुडुचेरी इंडिया को देके चले जाते हैं। बॉम्बे उन्होंने बेच दिया किसको, फिफ्थ को, बहुत पहले ही बेच दिया था उन्होंने, बेचा नहीं था एक्चुअली, वो दहेज में दिया था, डावरी सिस्टम। उनके प्रिंसेस से शादी करने के लिए उन्होंने, हाँ शादी वहां के रिलेशंस को बनाने के लिए यहां से दहेज दिया इन्होंने। नेट पे दे दी थी, नहीं नहीं दहेज में दे दिया था वो। हाँ अच्छा, फ्रांस वाले सारे बिजनेस को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अपना प्रॉपर्टी दे रहा हूँ ना, दहेज बॉम्बे को कैसे दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। अब क्या हो, तो हम थे ही नहीं उस समय, ठीक है, राइट। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इफ यू सी, तो इन 1947 वी एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस विद द फ्रांस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने फ्रांस में बनाया, राइट। और इंडिया और फ्रांस जो इंपॉर्टेंट है किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द, इन दिस रीजन इंडो पैसिफिक डिफेंस से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया और फ्रांस, राइट। सो रिलेशंस स्टार्टेड विद फ्रांस इन 1947, सॉरी, गुड रिलेशंस, हाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होती है तो सबके साथ उसको डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना था। ऑन दे आर द, एट दैट टाइम देयर आर गुड स्ट्रॉन्ग नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, अभी लास्ट ईयर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्वेश्चन था फ्रॉम द फ्रांस, डिफरेंस बिटवीन द फ्रांस एंड इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन, मोड ऑफ इलेक्शंस। उससे पहले भी था एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, व्हाट फ्रांस शुड लर्न फ्रॉम द इंडियन सेकुलरिज्म। तो फ्रांस इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, और यू कैन से दैट इट अ गुड रिलेशंस, ठीक है। सो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट हुई थी 1947 में, दिस वाज कल्मिनेटेड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, and we have seen that what does the term strategic partnership means. It's clear? So strategic partnership, important areas में cooperations between the two, like defense, economic, space technology अब आ गई है, right? And this was culminated in strategic in 1998, and this year 2023 is a 25th year of इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। सो इनके बीच में 1947 टू 1998 देयर वाज एन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन समझ रहे हैं ना, डिप्लोमेसी। इन 1998 देयर इज एन स्ट्रेटेजिक, दिस डिप्लोमेटिक रिलेशंस कल्मिनेटेड इनटू द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, राइट। एंड दिस ईयर 2023 इज अ 25th ईयर, दैट इज सिल्वर जुबली बोलते हैं ना 25 साल को, राइट। So this is this year is a silver jubilee into the relations of between India and France, हम कह सकते हैं strategic relationships. It's clear? अब इसमें रोड मैप तैयार कर रहे हैं हम for the 2047, जब इंडिया अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, yes और no, तब ये रिलेशंस कितने साल की हो जाएगी? नहीं नहीं, ये रिलेशंस हाँ नहीं, डिप्लोमेटिक, अब तो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस पे हम चले आए ना, मेन स्ट्रैटेजिकली का, तो
So that will be also important. So now 20 when celebration of this 25th relations between these two is an horizon or roadmap to the 2047, that would be a 50 years of relationship between India and France. फ्रांस के हाँ बैलिस्टिक पैरेड जिसे बोलते हैं, तो ये तो जब रिलेशन स्टैब्लिश है तो जाएंगे ही हम फ्रांस के साथ। हम डिफेंस देखिए, फ्रांस ही ऐसा है जो हमें बैलिस्टिक, हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशंस, हाँ उसके बाद आप खुद इंडिपेंडेंट हो गए, दूसरों गुलाम बना रहे हैं। बिल्कुल, तो हम भी तो संघर्ष कर रहे थे, क्या हम इंडिपेंडेंट नहीं है? नहीं कर रहे हैं हम संघर्ष, अभी हम संघर्षरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात है नहीं है। एक एस्पिरेंट को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। सो चलिए, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट राइटिंग द इंडो फ्रांस एंड देन वी विल मूव टू द इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर हम वेस्ट एशिया करेंगे, ठीक है। फिर बच जाएगा आपका साउथ ईस्ट एशिया, देन वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूएस हमने कर ही लिया है, राइट। फिर वो छोटे मोटे जो आपके जो सेशल्स से सबके साथ जो हो रही है ग्रुपिंग्स, वो देख लेते हैं। सो विल ट्राई टू कवर अप द एज मच एज पॉसिबल। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास, थैंक यू।